अभी तक हमने क्या स्टडी करा है? सिर्फ और सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन, origin of British rule, purpose of the British rule, features of the Indian economy before the British rule, during the British rule, general introduction. मेन कंटेंट क्या है, बॉडी क्या है चैप्टर की, वो है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इकोनॉमी स्टडी करेंगे, नॉट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो क्या स्टडी करेंगे? एग्रीकल्चरल सेक्टर की क्या कंडीशन थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या कंडीशन थी, ट्रेड में फॉरेन ट्रेड की क्या कंडीशन थी, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था, डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी थी। अब आ गई टर्म, तो क्या होती है ये डेमोग्राफी? क्या कोई एक्सप्लेन कर सकता है मीनिंग ऑफ द टर्म डेमोग्राफी? Very good, perfect answer. It is the study of population of a country. It is the study of population of a country. तो demographic condition में तो study of the population of the country with regard to birth rate, death rate, infant mortality rate और कुछ और indicators के बारे में study करेंगे. Okay? Agricultural sector, industrial sector, foreign trade, occupational structure, डेमोग्राफिक कंडीशन, एक एक करके आराम से। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ड्यूरिंग द प्री ब्रिटिश पीरियड द कंडीशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर वाज नॉट एट ऑल सैटिस्फैक्टरी। ड्यूरिंग द प्री ब्रिटिश पीरियड इंडियाज इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल was overwhelmingly rural and agricultural in character. Rural. India was well known for its handicrafts. सर ये तो मतलब ऐसा लग रहा है ना कॉन्ट्रडिक्टिंग। हमने तो पढ़ा था कि बिफोर द ब्रिटिशर्स came to India, before the Battle of Plassey, India was a prosperous economy, agrarian economy, well known for its handicrafts. Yes, well known for its handicrafts, not well known for its एग्रीकल्चर, नॉट वेल नोन फॉर इट्स एग्रीकल्चर। रूरल हम तब भी थे, ठीक है। वी वर वेल नोन फॉर द हैंडीक्राफ्ट्स, वी वर सेल्फ रिलायंट, ओके। एग्रीकल्चरल सेक्टर कोई स्ट्रॉन्ग नहीं था हमारा, एग्रीकल्चरल सेक्टर ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। अंडर द ब्रिटिश रूल वो और ज्यादा डिप्लीट हो गया। अंडर द ब्रिटिश रूल, colonial rule, the rule it was overwhelmingly rural during the British rule. Rural, more of rural areas, less of urban areas, and agricultural in character. Agricultural in character मतलब majority of the population was employed in the agricultural sector. Nearly 85%. अब ध्यान से देखना, ये डेटा कभी कभी आगे पीछे होता रहेगा क्योंकि चेंज होगा ना, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर चेंज होता है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वो कभी 75% था। जैसे से आगे जाएंगे ग्रोथ में क्या होगा, शिफ्ट फ्रॉम द एग्रीकल्चरल सेक्टर टू द सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। तीन सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करती है, डिपेंडेंस ऑन द प्राइमरी दैट इज द एग्रीकल्चरल सेक्टर रिड्यूसेस। तो आगे जाके वो 75% भी देखने को मिलेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना, आप ये समझेंगे कि हम आगे की बात अब आगे कर रहे हैं। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो दो अलग फेज हो गए ना। तो आगे 75% भी देखने को मिलेगा, उसके आगे 2/3 भी देखने को मिलेगा। 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन वाज इन्वॉल्व्ड इन एग्रीकल्चर। तो वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो बट डेटा हाईलाइट करोगे तो, वरना मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ व्हाट परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन वाज एम्प्लॉयड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, तो यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली कि कौन से फेज की बात हो रही है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, या आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल नियरली 85% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन lived mostly in the villages, in the rural areas, and derived livelihood directly or indirectly from agriculture. Even with the large proportion of population engaged in agriculture, the country was not self-sufficient in food and raw materials for the industry. Correct? Although majority of the population was living in the rural areas,
involved in the agricultural sector, but still we were not self-sufficient in food and raw materials for the industry because of low productivity. Because of low productivity. Important है. What were the main reasons for the stagnation in the agricultural sector? Stagnant होना मतलब grow ही नहीं कर रहा, grow ही नहीं कर रहा. Correct? क्या reasons थे lack of growth के? The stagnation in the agricultural sector was caused due to the following reasons. Number one, land settlement system, also known as the zamindari system. The most important reason for stagnation in the agricultural sector was the introduction of zamindari system by the colonial government. Zamindari system में क्या था? Under the system, profits accruing out of agricultural sector went to the zamindars in the form of lagan. जमींदार अपॉइंट कर दिए ब्रिटिशर्स ने, जो लैंड्स थी वो जमींदार को एलोकेट कर दी, उन्होंने आगे फार्मर्स को यूज करने का राइट दिया, बट जो भी वो प्रॉफिट जनरेट करते थे मेजॉरिटी ऑफ इट वेंट टू द जमींदार्स एज लगान. द मेन इंटरेस्ट ऑफ द जमींदार्स वाज ओनली टू कलेक्ट लगान regardless of the economic condition of the cultivator. The zamindars were not emotionally connected to the cultivators. उनका प्राइमरी मोटिव ही क्या था? To generate profit out of this, to collect लगान. कभी कभी होता था कि क्लाइमेटिक कंडीशंस फेवरेबल नहीं है, बारिश नहीं हुई तो आउटपुट जनरेट नहीं कर पाए, लॉसेस में है, कह रहे नहीं लगान तो देना पड़ेगा. वो इमोशनलेस होते थे मेजॉरिटी ऑफ द जमींदार्स. उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ लगान कलेक्ट करना था, ग्रोथ ऑफ द कंट्री नहीं था. द डेट्स फॉर डिपॉजिटिंग स्पेसिफाइड सम्स ऑफ लगान टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट वर आल्सो फिक्स्ड. ब्रिटिशर्स, जमींदार्स, कल्टिवेटर्स. Zamindars were appointed by the Britishers to collect lagan from the cultivators. Britishers were not dealing with the cultivators or the farmers directly. Britishers ने बोला कि भैया हमें ये सरदर्दी नहीं चाहिए, आप जमींदार हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको हम अथॉरिटी भी दे रहे हैं और यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो कि हमें इस डेट तक लगान मिल जाना चाहिए. आप करोगे तो ठीक है, हम आपको ये ऑप्शन दे रहे हैं, आप भी कमाओगे और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं. नहीं दे सकते कोई बात नहीं, हम जमींदार किसी और को बना देंगे. तो जमींदार यूज्ड टू एक्ट एज अ मिडलमैन बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द एक्चुअल टिलर्स ऑफ द लैंड, कल्टिवेटर्स. द डेट वाज फिक्स्ड, फेलिंग व्हिच द जमींदार्स वर टू लूज देयर राइट्स. जैसे मैंने बताया ना कि जमींदार को एक राइट दिया जा रहा है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है कि ये जमीन आपकी हो गई, हमें बस इस डेट तक इतना लगान मिल जाना चाहिए, अब आगे फार्मर से आपने जितना लेना है लो. नहीं कर पाओगे, आपसे लैंड ही छीन ली जाएगी. यू विल लूज योर राइट्स एज अ जमींदार. द जमींदार्स एंड द कॉलोनियल गवर्नमेंट डिड नथिंग टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर. अब वो कोई गवर्नमेंट तो है नहीं हु आर ऑपरेटिंग फॉर द सोशल वेलफेयर ऑफ द पब्लिक, कि जो उनको हेल्प करेंगे, सब्सिडाइज रेट्स पे फर्टिलाइजर्स देंगे, फ्री में सीड्स देंगे, इरिगेशन फैसिलिटीज इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स देंगे. नहीं, कोई सिस्टम, कोई हेल्प प्रोवाइड नहीं करते थे. दे डिड नथिंग टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर. वो फार्मर्स को सपोर्ट नहीं करते थे. वो कहते हैं आपको लैंड मिल रही है, आप काम करो, हमें प्रॉफिट चाहिए, हम आपकी कोई हेल्प नहीं करने वाले. क्लियर? Zamindari system, also known as the permanent settlement system, was introduced by Lord Cornwallis in the year 1793. Dates याद रहनी चाहिए. The basic aim for starting this was to increase the revenue of the colonial government. अपने benefit के लिए करा था zamindari system. Under the system, zamindars were recognized as owners of the land and were given the rights to collect the rent, that is termed as lagan, from farmers. The zamindars were to function as intermediaries, middlemen between the actual cultivators and the British government. This system was based on the exploitation, as zamindars were allowed to extract as much rent or lagan as they wished. Britishers ने फिक्स करा जमींदार के लिए कि हम आपसे फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए महीना लेंगे,
आपने आगे 20,000 लेना है या 10,000 लेना है, वो आपकी मर्जी है। हमें इस डेट पे 10,000 रुपए मिल जाने चाहिए, फिर जमींदार आगे जो मर्जी करे। So zamindars imposed exorbitant lagan, and the rates of lagan were so high that the farmers were not left with enough food grains to feed themselves. This made the farmers economically and physically weak. Zamindars were only interested in pleasing the British government and did nothing to improve the condition of agriculture. So major reason for stagnation of the agricultural sector was zamindari system. And why? Because the zamindars and the British government did nothing to improve the agricultural sector or to help the farmers. ये हो गई इसकी most important line. जमींदारी सिस्टम के बाद भी ग्रोथ हो सकती थी if they had taken steps to improve the conditions of the farmers, if they had taken steps to improve the agricultural sector, तो भी जमींदारी सिस्टम सक्सेसफुल हो सकता था दोनों के लिए. But why zamindari system led to the stagnation of the agricultural sector? Because they did nothing to improve the agricultural sector. तो कॉन्सेप्ट भी करना है, क्वेश्चन का आंसर कैसे फ्रेम करना है वो भी साइमल्टेनियसली सोचना है. ओके, अगर वो लाइन हटा दूं मैं, अगर मैं वो लाइन हटा दूं तो फिर जमींदारी सिस्टम अपने आप में कोई नेगेटिव नहीं होगा ना, तो आपको नेगेटिव उसको बनाना पड़ेगा. एग्जॉर्बिटेंट लगान एंड जो मर्जी लिख दो, अगर आप ये लाइन नहीं लिख रहे ना कि दे डिड नथिंग टू इंप्रूव द एग्रीकल्चरल सेक्टर और टू हेल्प द फार्मर्स, तो इनकम्प्लीट रहेगा आंसर, तो इनकम्प्लीट रहेगा आंसर. कोई डाउट? मेन रीजन फॉर स्टैग्नेशन, नंबर 1 लैंड सेटलमेंट सिस्टम, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. डाउट आया था ऑफलाइन भी कुछ बच्चों को, ऑनलाइन भी कुछ बच्चों को, कि इंडिया वाज मेड इनटू अ फीडर इकोनॉमी. आपने पूछा था शायद फीडर इकोनॉमी का मतलब, किसी ने पूछा था? आप एक्सप्लेन कर सकते हैं हिमांशु? फीडर इकोनॉमी का मतलब हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था. द मेन एम ऑफ द ब्रिटिशर्स वाज टू कन्वर्ट इंडिया इनटू अ फीडर इकोनॉमी. ट्राई करना है, पास करना है. सर वो जो रॉ मटेरियल्स वगैरह है वो लेना चाह रहे थे और फिनिश गुड्स को रिटेन. ब्रिटिश गवर्नमेंट को रॉ मटेरियल्स की जरूरत थी बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ग्रेट ब्रिटेन. तो इंडिया को फीडर इकोनॉमी बना दिया था उनके लिए. तो इंडिया को कन्वर्ट करा था एज अ नेट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ मटेरियल्स. तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कर दिया. कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? प्रमोटिंग कैश क्रॉप्स, प्रमोटिंग कैश क्रॉप्स इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स. पहले क्या बन रहा था? मेज, राइस, खाने की चीजें बन रही थी. अब क्या प्रमोट कर रहे हैं? इंडिगो, कॉटन. अब आप इंडिगो कॉटन बनाएंगे, अच्छे प्रॉफिट जनरेट करेंगे, खा तो नहीं सकते उसको. पहले क्या होता था? सेल्फ सफिशिएंट, मतलब इन द सेंस उतना ही बनाते थे जितना खुद को खाने के लिए चाहिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कि हमारा लगान भी चला जाए. बिजनेस नहीं कर रहे थे फार्मर्स, बिजनेस नहीं कर रहे थे कि हम ज्यादा बनाएंगे, मार्केटेबल सरप्लस होगा. मार्केटेबल सरप्लस का मतलब होता है मार्केटेबल, समथिंग विच कैन बी सोल्ड इन द मार्केट. सरप्लस, एक्स्ट्रा बनाना. आपके घर की रिक्वायरमेंट है 5 kg, आप बना रहे हो 7 kg, 5 kg बनाएंगे, 2 kg से लगान हो जाएगा, तो अपने लिए बना रहे हो. आप बना रहे हो 20 kg, 5 kg घर का भी हो जाएगा, मार्केट में बेचेंगे, मार्केटेबल सरप्लस है आपके पास. अगर आप 20-30 kg एग्जाम्पल कितना एक्स्ट्रा बना रहे हो तो मार्केटेबल सरप्लस है. पहले मार्केटेबल सरप्लस पे फोकस नहीं किया जाता था, बट ब्रिटिशर्स ने उनको कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के लिए मोटिवेट करा. बट उससे दिक्कत क्या हुई? अगर तो फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगी तो आपका आउटपुट अच्छा जनरेट होगा, आउटपुट अच्छा जनरेट होगा, लेकिन फिर भी कैश क्रॉप्स का, इंडिगो, कॉटन, उनको बेच के आपके पास पैसे आएंगे, आप उनसे खरीद लेना खाना. एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं, अच्छी लाइफ होगी, खाना भी हो जाएगा, कमा भी लोगे. अब जैसे मैं खाना थोड़ी ना बना रहा हूँ, मैं कोई और काम कर रहा हूँ जिससे मैं इनकम जनरेट करूंगा, फिर मैं खाना खुद खरीद लूंगा. बट पहले इतने ऑप्शंस तो नहीं होते थे. तो पहले अगर आप कमर्शियलाइजेशन में कैश क्रॉप्स बना रहे हो और अगर रेनफॉल फेवरेबल नहीं हुई
अगर रेनफॉल फेवरेबल, क्लाइमेटिक कंडीशन फेवरेबल नहीं हुई तो क्रॉप प्रोडक्शन तो बहुत लो होगी, आप इनकम जनरेट ही नहीं कर पाओगे। अब आप इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे तो आप पैसे नहीं कमा पाओगे, और फूड क्रॉप्स तो बना नहीं रहे कि चलो जितने भी है कम से कम सर्वाइवल तो है। अब तो सर्वाइवल भी नहीं है, क्योंकि आप फूड क्रॉप्स तो बना ही नहीं रहे, फूड क्रॉप्स के लिए अब आप किसी और पे डिपेंडेंट हो, और दूसरा तब तक आपको नहीं देगा जब तक आप पेमेंट ना करो, पैसे आप कमा नहीं पाए। इस वजह से प्रॉब्लम आ गई थी। Commercialization, important है term. Commercialization of agriculture means production of crops for sale in the market rather than for self consumption. Commercialization मतलब to generate revenue. To generate revenue. During the British rule, farmers were given higher price for producing cash crops. एक होते हैं food crops, एक होते हैं cash crops. कैश क्रॉप्स, इंडिगो कॉटन, वो जो मतलब आप खाने के लिए नहीं बना रहे, वो रॉ मटेरियल होगा किसी और चीज को बनाने के लिए। तो ब्रिटिशर्स आपको ऑफर कर रहे हैं, करे आपको इसको 5 रुपीज पर केजी, हम इसके आपको 10 रुपीज पर केजी देंगे। आप उतने पढ़े लिखे तो है नहीं, तो आपको दिख रहा है कि ओहो डबल प्रॉफिट, चलो ये करते हैं, 6 रुपए का मैं मार्केट से खुद खरीद लूंगा। समझ रहे हैं कि अब मेरे पास सामान भी आ गया खाने का और 4 रुपए भी बच गए, तो उस टाइम पे तो आपको वो प्रॉफिटेबल लग रहा है आइडिया। Britishers, they gave farmers higher prices for producing cash crops like cotton or jute. However, this did not improve the economic condition of the farmers, because instead of producing food crops, they were producing cash crops, which were to be ultimately used by the British industries. अब वो cash crops पे shift तो कर गए, momentarily short term के लिए income तो generate हुई, but situation improve नहीं हुई long run में। Thus, British rule promoted shifting of crops from food crops to the cash crops. Purpose बड़ा simple था, because they needed, ultimately used by the British industry, they needed raw material for their industries. Commercialization of agriculture resulted in famines. Widespread illness, जैसे होता है ना कि अगर सूखा पड़ गया, ड्रॉट, ठीक है, ड्रॉट, क्लाइमेटिक कंडीशंस बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं होती थी। तो पहले क्या होता था कि अगर सिर्फ फूड प्रोडक्शन हो रही है, तो अगर आपके पास फेवरेबल आउटपुट नहीं, मतलब फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं भी थी, तो खाने के लिए कुछ ना कुछ होता था। तो वाइड स्प्रेड डिजीजेस नहीं हो जाती थी अगर अनफेवरेबल कंडीशन हो। लेकिन अब आप कैश क्रॉप्स बना रहे हो, और अगर अनफेवरेबल कंडीशन हुई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, खाने के लिए खाना ही नहीं होगा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फेमाइन्स बहुत ज्यादा बढ़ गई कि खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। During the British rule, agriculture was commercialized to cater the needs of the British industries for necessary raw materials. The British industrialists were always in need of raw materials like cotton, jute, groundnut, sugarcane, etc. to keep their factories running. Repetition. By offering high prices, the Indian peasants, the cultivators, were attracted to production of commercial crops instead of food crops. ये सब भी cover हो चुका है. The extent of commercial agriculture went so far as to make many peasants purchase their food requirements from shops and towns. जो लोग अपने खाने की चीजें पहले खुद बना पाते थे, अब उनको ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में उन्होंने कैश क्रॉप्स बनाने शुरू कर दिए। अब उनको अपनी फूड की रिक्वायरमेंट के लिए भी they were dependent on others. आप कैश क्रॉप जनरेट करोगे, इनकम जनरेट होगी, तभी मार्केट में परचेज कर पाओगे। The fall in production of food crops was responsible for frequent famines in India during the British days. कह रहा ऐसा क्यों हो जाता था, खाने के लिए खाना ही नहीं है। कह रहे क्योंकि फूड प्रोडक्शन ड्रास्टिकली गिर गई थी। कह रहे क्यों गिर गई थी? Because of commercialization of agriculture. But sir, commercialization of agriculture, it means producing for the generation of revenue, not just for self consumption. So commercialization could have resulted in marketable surplus. Commercialization मतलब
अब आप पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हो। पहले आप कर रहे थे सिर्फ अपना पेट भरने के लिए, पहले आप कर रहे थे सिर्फ पेट भरने के लिए कि उतना ही बनाते थे कि अपना खाना हो जाए। अब आप एक्स्ट्रा बना रहे हो। अगर बात सिर्फ वही होती तो प्रॉब्लम नहीं थी। आप एक्स्ट्रा तो बना रहे हो, बट आप फूड क्रॉप्स नहीं बना रहे, आप कैश क्रॉप्स बना रहे हो। तो कमर्शलाइजेशन के दो एस्पेक्ट्स थे। एक तो कमर्शलाइजेशन का क्या है, इट मींस प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल इन द मार्केट रादर देन फॉर सेल्फ कंजम्पशन ओनली। अगर ये फूड क्रॉप्स को रिस्ट्रिक्टेड रहता तो हम और बेटर हो जाते, बट वी शिफ्टेड फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप्स। व्हाई डिड वी शिफ्ट? ब्रिटिशर्स गेव अस हायर प्राइसेस फॉर कैश क्रॉप्स। तो उतनी अकल नहीं थी कि इसमें हमारा लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा, तो प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। कोई भी डाउट? So what were the reasons for stagnation in the agricultural sector? Number one, zamindari system. Number two, commercialization of agriculture. Number three, low level of productivity. अब जैसे मैंने बताया ना कि although majority of the people, almost 85% of the population was dependent on the agricultural sector, involved in the agricultural sector, directly or indirectly. फिर तो हमारी आउटपुट बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए था, प्रोडक्शन बहुत हाई होनी चाहिए थी। कह रहे प्रोडक्टिविटी बहुत लो थी। प्रोडक्टिविटी होता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी, एक काम को करने के लिए 2 लोग चाहिए, 10 लोग लगे हुए, आउटपुट फिर भी वही आ रहा है, तो लो प्रोडक्टिविटी है, एफिशिएंसी आपकी लो है। आप 4 घंटे पढ़ तो रहे हो, बट आपका आउटपुट लो है, ये काम तो 1 घंटे में हो जाना चाहिए था, तो आपकी प्रोडक्टिविटी लो है। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी बिकॉज ऑफ लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। हम आउटडेटेड मेथड्स यूज करते थे, और ब्रिटिशर्स हमारी कोई हेल्प नहीं कर रहे थे कि टेक्नोलॉजी हमें एनहांस प्रोवाइड कर दे। लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। इरिगेशन फैसिलिटीज, वाटर कहीं स्टोर ही नहीं हो रहा था, तो अगर बारिश होगी फेवरेबल तो क्रॉप प्रोडक्शन अच्छी होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। एंड निग्लेजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स आप यूज नहीं कर रहे, पेस्टिसाइड्स आप यूज नहीं कर रहे, तो उससे क्या होता था कि अगर कीड़ा पड़ गया, खत्म आपकी फसल, पूरा क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फर्टिलाइजर्स नहीं थे, पेस्टिसाइड्स नहीं थे, टेक्नोलॉजी आउटडेटेड थी, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। तो टेक्नोलॉजी में प्रोडक्टिविटी, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी में टेक्नोलॉजी भी आएगा, इरिगेशन भी आएगा, फर्टिलाइजर्स भी आएंगे, 3 चीजें, ठीक है ना, तीनों। बिकॉज ऑफ लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज एंड लैक ऑफ negligible use of fertilizers. The cultivator had neither the means nor any incentive to invest in agriculture. कह रहे ना तो उसके पास पैसे थे, और एक बार को चलो मान लेगी कुछ के पास पैसे भी थे, इंसेंटिव नहीं था। चेक करने के लिए कि आप सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे। महीप, एक्सप्लेन दिस लाइन। द कल्टिवेटर हैड नीदर द मीन्स। नीदर द मीन्स मतलब पैसे नहीं थे, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नॉर एनी इंसेंटिव टू इन्वेस्ट। ट्राई टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दे डिड नॉट हैव एनी इंसेंटिव। कैन यू एक्सप्लेन? एज अब हम विजुलाइज करते हैं अपने आप को, हम फार्मर हैं, करे यार पैसे तो है, मन नहीं है, इंसेंटिव नहीं है, हिम्मत नहीं हो रही इन्वेस्टमेंट करने की कि मैं कुछ इरिगेशन फैसिलिटीज को इंप्रूव करने की कोशिश करूं, या मैं कैपिटल इक्विपमेंट्स और यूज करूं। व्हाट कैन बी द रीजन? व्हाट कैन बी द लैक ऑफ इंसेंटिव? ट्राई या पास, जल्दी। किसी भी तरीके का मोटिवेशन ही नहीं इन्वेस्ट करने का वो एग्रीकल्चर में। तो वो इसका ही ऑल्टरनेट लाइन हो गई, क्यों नहीं थी कोई मोटिवेशन? व्हाट वाज द इनसिक्योरिटी? यदि आई एम नॉट टू श्योर। ओके, कोई ट्राई करना चाहेगा? यावी? नो? वृंदा? फिर से बोलो। मनी तो अलग एस्पेक्ट हो गया ना। मान लो कि मनी था, इंसेंटिव नहीं था, उसका मतलब पूछ रहा हूं। क्या
जमींदारी सिस्टम क्या? नो भाई, मेरी लैंड नहीं है, मेरी लैंड नहीं है। सोचो कि मेरा ये ऑफिस रेंट पे है, मेरा ऑफिस ये रेंट पे है और मैंने फ्लोरिंग चेंज करा दी, मैंने खर्चा कर दिया इसको ना बिल्डिंग को बड़ा अच्छा बनाने में। लैंडलॉर्ड कहते हैं भाई थैंक यू, बाय बाय, मैं तो टेनेंट हूं ना, मेरी लैंड नहीं है, वो मुझे जब चाहे निकाल सकता है। ये थी इनसिक्योरिटी, ये था लैक ऑफ इंसेंटिव कि जमीन आपकी अपनी नहीं है, आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, उसने बोल दिया कि भागो यहां से, तो भागना पड़ेगा, बिकॉज दे वर नॉट द ओनर्स ऑफ द लैंड। इंसेंटिव इसलिए नहीं था बिकॉज दे वर नॉट द एक्चुअल ओनर्स ऑफ द लैंड, दे वर जस्ट लाइक टेनेंट्स, दैट वाज द रीजन। क्लियर? तो यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स, ठीक है ना? तो ये समझ आना चाहिए इंसेंटिव क्यों नहीं था, सिर्फ इसलिए बिकॉज दे वर नॉट द एक्चुअल ओनर्स ऑफ द लैंड, लैंड बिलोंग टू द जमींदार्स। तो अगर हम रिस्क लेके कर भी देते, वो हमें निकाल सकते थे या हमारा लगान बढ़ा देते। क्यों? कहते ये लैंड अब अच्छी हो गई है, इस पे इन्होंने काफी मेहनत कर दी है, अब इसका लगान बढ़ा देते हैं। नहीं दे पाएगा, हम वो लैंड किसी और को दे देंगे, वो दे देगा हमें हायर लगान। यस और नो? द जमींदार हैड नो रूट्स इन द विलेजेस, मतलब नो इमोशनल कनेक्ट। तो जब कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं होगा, जब इमोशनल कनेक्ट नहीं होगा तो आप किस पे फोकस करोगे? सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट पे। फिर आपको कोई उनके ऊपर तरस नहीं आएगा कि यार छोड़ो इस बारी बारिश नहीं हुई तो इनका लगान माफ कर देते हैं। नो रूट्स इन द विलेजेस, while the British rule spent little on agriculture, technical और mass education. जमींदार had no roots, no connections, no emotional connect, तो वो उनके बेनिफिट के लिए कभी कुछ करते नहीं थे। ब्रिटिशर्स भी निग्लेजिबल अमाउंट ही स्पेंड कर रहे थे ग्रोथ पे। All this made it difficult to introduce modern technology, which caused a perpetually low level of productivity. Again, हम क्या स्टडी कर रहे हैं? What were the reasons behind stagnation of the agricultural sector? Number one, land settlement system, zamindari system. Number two, commercialization of agriculture. Number three, low level of productivity. And lastly, scarcity of investment. India's agriculture was facing scarcity of investment in terracing. Boundary बना देना कि कोई जानवर ना आ पाए, attacks ना हो. Flood control and drainage. It requires investment. Flood control कि बाढ़ आ गई तो खराब ना हो जाए क्रॉप. Proper irrigation facilities, proper drainage. Drainage होती है कि आपने पानी तो दे दिया बट एक जगह इकट्ठा नहीं होना चाहिए पानी, इट शुड ड्रेन आउट। और अगर आप थोड़े बहुत केमिकल्स या पेस्टिसाइड्स या कुछ भी यूज कर रहे हैं तो पानी देते हैं ताकि वो ड्रेन आउट हो जाए, उसका इम्पैक्ट नहीं कर पा रहे थे खर्चा। India's agriculture was facing scarcity of investment in terracing, flood control, and drainage. Although some farmers changed their cropping pattern from food crops to commercial crops, a large section of tenants, small farmers, and sharecroppers. ये sharecropping क्या होती है? It is a form of agriculture in which a landowner allows a tenant to use the land in return for a share of crops produced on their portion of land. Sharecropping, लैंडलॉर्ड आपको राइट दे रहा है, कर लो आप इस पे फार्मिंग, बदले में मुझे प्रोड्यूस दे देना कुछ, in return for a share of the crops produced on their portion of land. Although some farmers change their cropping pattern from food to the cash crops, commercial crops, a large section of tenants who did not have their own land, small farmers and sharecroppers, neither had the resources nor the technology nor the incentive to invest in agriculture. Low level of productivity, और ये थोड़ा सा रिलेटेड है बट सेपरेट पॉइंट्स हैं। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी में है लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज एंड नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज एंड लो लेवल ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड टेक्नोलॉजी बिकॉज ऑफ
शॉर्टेज ऑफ फंड्स ओनली। आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्यों नहीं अडॉप्ट कर पा रहे? बिकॉज आपके पास इंपोर्ट करने का पैसा नहीं है या फिर इंसेंटिव नहीं है, ठीक है ना। एंड स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, सिमिलर पॉइंट्स हैं, बट इन्वेस्टमेंट ना तो ब्रिटिशर्स कर रहे थे, ना जमींदार कर रहे थे, और फार्मर्स की हिम्मत नहीं हो रही थी। इन्वेस्टमेंट टेरेसिंग में, फ्लड कंट्रोल में और ड्रेनेज में नहीं हो पा रही थी। अब सिमिलर पॉइंट है ना, दे नीदर हैड द रिसोर्सेस नॉट द टेक्नोलॉजी नॉट द इंसेंटिव। टेक्नोलॉजी नहीं है तो आप इंपोर्ट कर सकते हो, बट आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। रिसोर्सेज भी हैं, टेक्नोलॉजी भी बाहर से इंपोर्ट करी जा सकती है, तो इंसेंटिव नहीं है। डर लगता था उनको, जो टेनेंट्स हैं, और मेजॉरिटी लोग टेनेंट्स ही थे। लैंड बिलोंग टू द जमींदार्स बिकॉज ऑफ द जमींदारी सिस्टम। तो अभी हमने एक एस्पेक्ट स्टडी करा है, एग्रीकल्चरल सेक्टर। ओके, कोई डाउट?